गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग लेट आए उनको भी इस चैप्टर को इन्होंने तो खैर गुड इवनिंग बेटा। और गुड इवनिंग बेटा, इस चैप्टर को तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की मेन हेडिंग के अंतर्गत इसे लिया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इस चैप्टर में जो इस समय पर्टिकुलर जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं वो बात क्या है? मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमारे आसपास बेटा, जो तुम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो पता हमारे आसपास जो कंपाउंड सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेसिकली इस चैप्टर में हमें उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे और फिर हम उसके बाद सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो वास्तव में इस चैप्टर में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। चैप्टर तो ये है मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। इसके अंतर्गत सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें यहां पर लेकर के चलनी। ये हमारा साइड हेडिंग है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आमतौर पे आई से लिखा जाता है इसे। जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैं तो एक प्रक्रिया बताऊं, जरा ध्यान रखिएगा। एक सब्सटेंस है, मान लीजिए एक पीस ऑफ आयरन है या कोई और सब्सटेंस है, इसको मैग्नेटाइज करना है। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसे रख दिया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं इसे, तो इसके साथ देखो क्या होता है। इसके साथ क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, ये आपकी। अब आपको एक चीज ये भी पता है, ये मैग्नेटिक लाइंस जब आ रही होंगी तो ऑब्वियस बात, मान ले तुम एक इमेजिनेशन कर लो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से आ रही होगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलती है। तो तुम्हें ये भी पता है कि ये सब्सटेंस अभी डीमैग्नेटाइज था, यानी नॉन मैग्नेटिक था, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप इसे रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है देखिएगा। इसका ये एंड जो है, ये वाला एंड इस नॉर्थ पोल की वजह से क्या हो जाएगा, साउथ पोल की तरफ हो जाएगा, और ये एंड जो है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जब ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा तो जिधर से मैग्नेटिक लाइंस एंटर करती हैं वो वाला एंड साउथ होगा और दूसरा नॉर्थ होगा। लॉजिकली भी आप देख ले तो आप कह सकते हैं कि अंदर मैग्नेटिक लाइन साउथ से नॉर्थ होती है। अब देखना क्या होगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। अब ये सब्सटेंस इनकी वजह से मैग्नेटाइज हो गया है। जब कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा तो अपनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट कर देगा। अब ये अपने नॉर्थ पोल से इस साउथ पोल की तरफ, बाहर की तरफ बेटा, खुद की मैग्नेटिक लाइंस ये क्रिएट कर देगा। देखो, खुद की मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट करेगा। ये इन्हें मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। देखिए, ये चला, ये और ये आ रहा। इसी तरह यहां एक और बना लो कि सर ये साउथ नॉर्थ यहां लिख लेते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ से ये मैग्नेटिक लाइंस चली और साउथ पे एंटर करती है, अंदर जाती है। ये आप देखिएगा, ये तो आप देखिएगा यहां पे जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। डॉटेड जो कर्व्स हैं ये इस खुद सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने से जो मैग्नेटिक लाइंस पैदा हुई उन्हें रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसका प्रभाव जरा सा देखो। ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड द सब्सटेंस देखो अपोज करती है। और ये कोई 1-2 लाइन ऐसी तो डॉटेड हो नहीं है, ये लाइनें तो हजारों में होंगी। तो वास्तव में ये जो मैग्नेट में मैग्नेटिज्म पैदा हुआ, इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, लेकिन अंदर देखो ये सपोर्ट कर रहा है। देखो ये लाइनें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। तो एक्चुअल में जब कोई सब्सटेंस, एक चीज समझिए, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो ये सब्सटेंस थोड़ी देर बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव की वजह से एक ठीक ठाक मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा।
इसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म में जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है उसे मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसीलिए तुम्हें याद होगा कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हो तो इसके दो और नाम आए होंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। एक आता है मैग्नेटिक इंडक्शन और एक दूसरा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में ये मैग्नेटाइज होता है, और जब ये मैग्नेटाइज होता है तो इसको मैग्नेटाइज करने में इसकी खुद का नेचर भी हेल्प करता है। आप देखिएगा गौर से, मान लो ये सब्सटेंस आसानी से एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटाइज हुआ तो इसकी खुद की ये डॉटेड मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, ज्यादा मात्रा में होंगी और स्ट्रांग होंगी, और जब ये ज्यादा मात्रा में होंगी तो ये खुद की हेल्प ज्यादा कर पाएंगी। तो ये सब्सटेंस इन डॉटेड लाइन की मदद से भी खुद मैग्नेटाइज भी होगा। तो मेरा यहां मतलब समझिएगा, एक सब्सटेंस जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटाइजेशन आता है उसके लिए दो तथ्य जिम्मेदार होते हैं। पहला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना सपोर्टिव और स्ट्रांग है। सपोर्टिव इसलिए कह रहे थे क्योंकि हो सकता है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूं कुछ एंगल पे होता तो थोड़ा सा कम सपोर्ट करता। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना सपोर्टिव या कितना स्ट्रांग है, इस पे किसी सब्सटेंस का मैग्नेटाइज होना डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक और चीज है कि वो खुद कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है या होना पसंद करता है। इफ अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन the presence of the external magnetic field, then it is magnetized. Its magnetism is called induced magnetism. Induced magnetism या magnetic induction of a substance depends upon two factors. Number one, external magnetic field और उसका खुद का nature. मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड में ही एक पीस ऑफ आयरन आप रखिए और एक पीस ऑफ निकल रखिए, दोनों फेरोमैग्नेटिक की बिरादरी में आते हैं। कौन आसानी से और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, बताएं? आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज होगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा पसंद करता है। तो मेरा मतलब समझिएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल है, दो डिफरेंट नेचर के सब्सटेंस वहां एक ही तरह से रखे जाते हैं, तो एक सब्सटेंस जो आयरन टाइप का है वो आसानी से मैग्नेटाइज होता है और ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, और जो निकल जैसा सब्सटेंस है, कोबाल्ट जैसा सब्सटेंस है, या कुछ और मिक्स मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, मिक्स या कंपाउंड मैग्नेट जो बनाए जाते हैं, उनकी तुलना में आयरन या आपका सॉफ्ट आयरन ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। तो आप खुद बताइए, सेम मैग्नेटिक फील्ड में दो सब्सटेंस अलग अलग स्ट्रेंथ पे मैग्नेटाइज होते हैं, इसका मतलब मैग्नेटाइज होना उसकी खुद के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बोलिए, बात क्लियर? मैं एक बार फिर इसे ब्रीफ कर दूं, कोई सब्सटेंस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना और कैसे मैग्नेटाइज होगा, कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसके खुद के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जब किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज होता है, इसे इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो पहले हमने डेफिनेशन तो यही लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं टर्म इंड्यूस मैग्नेटिज्म ले आया हूं तो मैं चाहता हूं वो इसी डेफिनेशन के अंतर्गत एक लाइन में लिख लिया जाए। तो पहले तो ये लिख देना, ये डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं। क्या लिखोगे? व्हेन अ सब्सटेंस इज kept in external magnetic field, it is magnetized. It is called induced magnetism, and this phenomena is called magnetic induction. और मैग्नेटिक इंडक्शन को जब हम मेजर करते हैं तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना लिख ले, फिर आप बताएं। अब आइएगा असली डेफिनेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। मैं तुम्हें बताऊं बेटा, ये डेफिनेशन इस बात को बताती है कि कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो किस हद तक मैग्नेटाइज होता है, ये चीज इस टर्म से बताई जाती है। तो आप समझिएगा, ये सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और ये किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में, ये इस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो ये फिजिकल डेफिनेशन है बेटा, ये आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। तो मैं पहले तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? आप लिखेंगे एक्सटेंट अप टू विच सब्सटेंस is magnetized
in external magnetic field या magnetizing field is called intensity of magnetization. I से लिखते, आई एम रिपीटिंग बेटा, क्या हुआ? एक्सटेंट अप टू विच, हद, किस हद तक सब्सटेंस एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होता है, ये उसको बताता है। अभी जब तीन डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन आ जाएंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन which is denoted by I is the extent to which substance is magnetized in the presence of external magnetic field. ये बात आई। अब आया कि सर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, हाउ टू गेट, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू मेजर, इसे मेजर कैसे करें भाई, कोई सब्सटेंस कितने एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ है, इसकी कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई। वो क्या आती है, देखो बेटा, एक सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस कुछ हद तक मैग्नेटाइज होता है, इसी को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ये किस हद तक मैग्नेटाइज होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं 2 चीजों से, आपको ध्यान भी होगा, या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से इसे हम फाइंड आउट करते हैं, या इसे हम फाइंड आउट करते हैं पोल स्ट्रेंथ से। डायग्राम में छोटा सा चेंज कर लेते हैं, अपने काम का डायग्राम बना लेते हैं। देखो मान ली सब ये जो मैग्नेट था इसको हमने सिलेंड्रिकल बना लिया, ऐसे आप देखिएगा, इसमें ये अगर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो पता है इसकी पोल स्ट्रेंथ को प्लस QM लिखते हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ को माइनस QM लिखते हैं। तो पता साउथ से नॉर्थ की तरफ जो वेक्टर क्वांटिटी जाती है इसे M से लिखते हैं, इसे हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब सुनिएगा, इसकी कुछ लंबाई होगी, ट्रेडिशनल वे में 2L से ही लिख रहे हैं, और इसके एंड का कुछ एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लिखते हैं। सुनिएगा बेटा, जैसे मान ले पीस ऑफ आयरन इसी पेन जैसा होता, सिलेंडर जैसा, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते, मैग्नेटाइज हो जाता, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता, ये आप फाइंड आउट कर लोगे। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जानते क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये जो सब्सटेंस है इसका कुछ वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, इसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, M अपॉन वॉल्यूम। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस या मैग्नेट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। I से लिखते हैं। अब इसका मतलब I का फॉर्मूला क्या बना, I इक्वल टू M अपॉन V हो जाएगा। I एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसकी डायरेक्शन वही है जो M की डायरेक्शन है, तो एक तो ये आया। I इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम देख सकते हो I की डायरेक्शन वही जो M का होगा, इट्स अ डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ M। M जैसा हो गया, यानी साउथ से नॉर्थ होगा इनसाइड द मैग्नेट। इसका यूनिट अगर लिया जाए तो आप बताइएगा, यूनिट ऑफ I अगर आप लेना चाहते हैं बताएं। M का यूनिट सबको याद है, M इक्वल टू NIA होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो कैंसिल करिए तो ये एम्पियर पर मीटर आ जाएगा। बोले बेटा, डायमेंशन अगर आप निकालते हैं, डायमेंशन यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ I क्या हो जाएगा, A एम्पियर हुआ और L मीटर, L-1, AL-1। अब एक चीज और बताइएगा, तो पता है बेटा, इस डायग्राम में देखो M को हम क्या लिख सकते हैं, M को लिख सकते हैं QM इंटू 2L। बोले बेटा किसी को कोई क्वेश्चन, तो M इक्वल टू होता ये। और बताइएगा वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू बेटा देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू 2L, तो ये हो जाएगा A इंटू 2L। देयरफॉर इक्वेशन 1 को अगर आप लिखें तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, I इज, एरो हटा रहा है, स्केलर में बता रहा है, देखो M इक्वल टू QM इंटू 2L
वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू 2L, 2L कैंसिल हो गया। तो आप देखो I का एक और डेफिनेशन आ गया, क्या? I इक्वल टू QM अपॉन A। बताओ इसके अनुसार क्या डेफिनेशन बना? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? तो यानी क्या लिख सकते हो? दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन is equal to pole strength per unit area of cross section ये आ गया। बोल, क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसे H से लिखते हैं। ये जानते क्या बताता है? ये वास्तव में सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, जो अभी पढ़ा वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि कोई सब्सटेंस कितने हद तक एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटाइज होता है। ये प्रॉपर्टी बेटा जानते क्या? एक्सटर्नल फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये आप जानते हैं इसकी क्या फिजिकल डेफिनेशन हुई? इसकी हुई कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, क्योंकि हर फील्ड इक्वल मैग्नेटाइज नहीं करेगा। आप बताइए, पीस ऑफ सब्सटेंस यहां रखा है, एक बार आप कमजोर मैग्नेटिक फील्ड भेजें, इसको कम मैग्नेटाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग भेजें ज्यादा करेगा। मान ले इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे वो कुछ एंगल पे ऐसे हो तो इसको कम मैग्नेटाइज करेगा। तो अलाइनमेंट पे डिपेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है ये टर्म। तो ये क्या बताता है? कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस। तो ये तो इसकी फिजिकल डेफिनेशन है, कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड to magnetize a substance is called intensity of magnetizing field. Intensity of magnetizing field, इसे H से डिनोट करते हैं। तो H ये होता है, H इक्वल टू बेटा B अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है। अगर यहां म्यू नॉट ले तो इसे B नॉट कर दो। B नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, और म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो एक तो ये फार्मूला इसका बनता है। अगर तुम्हें लगे कि सर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी मीडियम में लें, तो इन अ मीडियम, अगर आप किसी मीडियम में लेते हैं तब H का फार्मूला क्या हो जाएगा? B नॉट की जगह B कर दीजिए और म्यू नॉट की जगह म्यू कर दीजिए, क्योंकि म्यू को क्या कहते हैं बेटा? परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की परमेबिलिटी होती है। एक छोटा सा फार्मूला जो हमने सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया था इंड्यूस मैग्नेटिज्म, वहां से लाते हैं। अब एक चीज बताइएगा, सुनना बेटा, एक सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होता था तो उसमें एक्सटर्नल फील्ड का भी रोल होता था, फिर उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी उसको अंदर जाके सपोर्ट करती थी। यानी मैं अगर तुमसे कहूं कि वी नो दैट करके आप लिख सकते हैं, वी नो दैट इंड्यूस्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन चाहे लिखते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, एक सेकंड थोड़ा टाइम दे दीजिएगा तब लिखिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी होता है, बात ही समझ में आई? कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक फील्ड अपना यानी खुद का इंड्यूस मैग्नेटिज्म अपने डेवलप करेगा, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा था। पहला ध्यान रखिएगा, उसकी उसका खुद का एक्सटेंट टू विच इट कैन मैग्नेटाइज, यानी जो पहली डेफिनेशन लिखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो देखो मैंने क्या लिखा,
मैग्नेटिक इंडक्शन यानी किसी सब्सटेंस का मैग्नेटाइज होना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दो बातों पर डिपेंड करता है, उसकी खुद की क्षमता कि कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होता है, सॉरी, खुद की एक्सटेंट कि कितने हद तक मैग्नेटाइज होता है, और दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड का सपोर्ट एंड उसका स्ट्रेंथ। अब क्योंकि जब हमने इनको वेक्टर के साथ जोड़ा और हम मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आप इसमें म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि मीडियम की परमेबिलिटी तो आएगी। तो ये फार्मूला मैं इस तरह से अगर निकालूं तो आप ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये क्या बताता है? मैग्नेटिक इंडक्शन इज म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब मैं इसमें से जानते क्या करने जा रहा हूं? पहली बात तो ये फार्मूला याद रखो, हम यहां से H निकालना चाहते हैं, H, क्योंकि असल में इस जगह पर हम H के बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस लेटेस्ट इक्वेशन से अगर हम H को फाइंड आउट करें तो H कुछ ऐसा आएगा। देखिए, यहां से अगर हम लेकर के आए इधर, तो देखो क्या आया, B अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू H प्लस आई। हमें H चाहिए तो H विल बी इक्वल टू, बेटा क्या आ जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट, B भी एरो है, माइनस आई। ये इसका फार्मूला भी बनता है। ये इक्वेशन नंबर 4 आया। ठीक। अब एक चीज और देखिएगा बेटा, H भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन है या तो जो कि B की है या I की है, क्योंकि आपको पता है इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा। दूसरा, H का डायरेक्शन वही है जो I का है। अब तुमसे मैं कहूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ H, तो तुमने क्लास 11 में बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन यानी इसका डायमेंशन या यूनिट, इस वाले टर्म की डायमेंशन या यूनिट और इस टर्म की डायमेंशन यूनिट के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जिन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं उनका डायमेंशन सेम होता है। तो मैं अब जानते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें आए कि सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ H, तो लफड़े में इससे मत फंसो, सीधे कर दो सर H का यूनिट वही जो I का यूनिट, और I का यूनिट हम एम्पियर पर मीटर निकाल चुके हैं। तो यूनिट ऑफ H इक्वल टू यूनिट ऑफ I, और I का यूनिट क्या आया था? एम्पियर पर मीटर आया था ना बेटा। Therefore डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू AL माइनस 1, ये आया। डायरेक्शन बेटा आइएगा, H का डायरेक्शन वही जो I का। H इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स अ डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ I। इसकी डायरेक्शन I की डायरेक्शन के बराबर या जैसी ही है। ठीक है बेटा। चलिए, अब एक चीज जो कि हमारे लिए होता है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन पैदा करता, वो है, अब देखिएगा मैं सोलेनॉइड उठाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो B इक्वल टू होता था, अगर मैं एरो हटा भी दूं, म्यू नॉट NI होता था। बोलिए, सभी को याद है सोलेनॉइड के अंदर म्यू नॉट NI होता था। Therefore, इंटेंसिटी, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा देख लीजिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर हम H निकालें तो आप देखो बेटा, H इक्वल टू, अभी जो फार्मूले हमने हटाए याद करो, वो ऐसे था, B अपॉन म्यू नॉट था। तो अगर आप इसे H लिखें तो B की जगह म्यू नॉट NI लिखिएगा, और उसके बाद अगर आप देखिएगा ये म्यू नॉट लिखिएगा, तो ये कैंसिल हुआ, तो H इक्वल टू NI आया। भाई साहब, मैं यहां जानते क्या कहना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है, वो केवल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट पर या म्यू पे नहीं करता है, यानी मीडियम पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो एक जैसे बेटा वो आप मान लीजिए सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर भी रखते हैं, और अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं तो उसकी एक मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, लेकिन हमारे फार्मूले में जो H का आएगा उसमें म्यू नॉट नाम का टर्म नहीं आएगा। तो अब आप ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड
इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू और म्यू नॉट, यानी वो मीडियम की परमेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है। कितने टर्म है, कितने एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, लेंथ क्या है, करंट क्या है, तो ये करंट पे केवल डिपेंड करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है। बोलिए क्लियर? ठीक है, तो आप देखो ये क्या बताता है, हेंस अगर मैं इसको उठाऊं यहां पर क्या लिखोगे, H इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम या परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की परमेबिलिटी पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम क्या है या मीडियम क्या है, आपको परमेबिलिटी नहीं लिखना तो लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो बेसिकली अभी दो डेफिनेशन आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और दूसरा आया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। दोनों का मतलब क्या है, I उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बताता है जो मैग्नेटाइज किया जाता है और H एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी देता है। हेडिंग दीजिएगा मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, SUSCE होता है, ससेप्टिबिलिटी पढ़ते हैं, लेकिन ये C मिसिंग ना हो जाए तो मैं इसको सस्केप्टिबिलिटी पढ़ता हूं जिससे कि स्पेलिंग में मिसिंग ना हो। इसे काई M से लिखते हैं। ये X को बेटा, ये X होता है ना, इसको थोड़ा एलोंगेट करते हैं और आप ऐसे M लगा दें, काई M कहते हैं, CHAI, काई M। काई M बताता है कि कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो, मतलब कोई सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसके साथ उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा सब्सटेंस रखा जाए जो उसमें आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, हम कहेंगे यार उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट पास करूं तो मैं कह सकता हूं हाउ इजीली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या ईज ऑफ सब्सटेंस टू मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ईज of substance to magnetize in external magnetizing field is called, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा, ease of substance to magnetize in external magnetizing field is called magnetic susceptibility। काई M से लिखते हैं इसको। फॉर डाई एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये देखा गया है बेटा क्या कि I इज प्रोपोर्शनल टू H होता है, फेरो के लिए नहीं होता बेटा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में इनके बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, असल में कर्व बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। अगर आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यह एक कांस्टेंट काई M आ जाएगा। आप एरो लगाना चाहे लगा ले, दोनों वेक्टर ही हैं, लगाना चाहे लगा ले, आएगा। तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया डाई एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, देखिएगा बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू H होता है। जब I प्रोपोर्शनल टू H होता है, आप प्रोपोर्शन का साइन हटाएं, काई M आएगा एक कांस्टेंट, इसलिए काई M इज द रेशियो ऑफ I एंड H। एरो हटा के भी लिख सकते ही आएगा। तो अगर अब आपसे कोई कहे व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ दिस, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड H। आप सभी को ध्यान है बेटा, I और H का यूनिट सेम होता था, तो दोनों का यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए काई M क्या आएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आएगा, एक नंबर है केवल, है ना। तो यहां पे लिखेंगे वेयर काई M इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर एक चीज कैटेगराइज कर दूं, फॉर
diamagnetic substances chi m is नेगेटिव बेटा, ये chi m नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसको और अगर देखो, पहले तो तुम कम से कम इतना याद रखो क्यों होता है, आगे डाई पैरा फेरो आएंगे तो बताएंगे, ये शॉर्ट में बताते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा मैग्नेटाइज होते हैं कमजोर रूप से, बहुत तगड़ा नहीं, कमजोर रूप से। तो इसलिए जब ये मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होते हैं, उल्टा का मतलब नेगेटिव, इसलिए इनकी वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव होती है। थोड़ा और करेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि chi m इज लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा होना, बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। आप ये लिख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ये डेटा यूज करता है। मैं रिपीट कर दूं, आप थोड़ा करेक्टली लिखना चाहते हैं तो कह सकते हैं chi m इज लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव हुआ। लेकिन तुम कहोगे कितना नेगेटिव, बेटा देखो नेगेटिव में हो सकता है ना कि -1 -2 -3 -10 -1000। कहते नहीं, बहुत नहीं यार, मैक्सिमम -1 हो सकता है, ठीक है। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक बेटा मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, बहुत जबरदस्त नहीं, थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं। तो ये सब्सटेंस अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए तो उसके सपोर्ट में मैग्नेटाइज होते हैं। इसका मतलब इनके लिए chi m क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन स्मॉल पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव नहीं। तो आप क्या लिखोगे, chi m इज पॉजिटिव। थोड़ा करेक्ट और लिखना तो लिख सकते हो स्मॉल पॉजिटिव, ठीक। तो इनके लिए कह सकते थे सर स्मॉल नेगेटिव है, इनके लिए स्मॉल पॉजिटिव है। फेरो तो बेटा तड़क के होता है ना, तड़क भड़क के सामने आता है। जैसे हम जब डाइपैराइड फेरोमैग्नेटिज्म पे पढ़ाएंगे अभी अगले ही लेक्चर में या इस लेक्चर के एंड में देखते हैं, तो जानते क्या है, डाई और पैरा में बिल्कुल अंतर है। ये अपोजिट मैग्नेटाइज होता है, ये उसकी डायरेक्शन में होता है। पैरा और फेरो में मात्र इंटेंसिटी का फर्क है। जो प्रॉपर्टीज पैरा में होती हैं, लगभग सारी प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा ताकत, ज्यादा इंटेंसिटी से होती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर आप लें सब्सटेंसेस के लिए, तो chi m इज लार्ज पॉजिटिव। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं जीरो वाले में तो कह सकता हूं क्वाइट लार्जर देन जीरो, यानी लार्ज पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। तो खैर 3 बातें याद रखनी है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल नेगेटिव, पैरा के लिए स्मॉल पॉजिटिव, फेरो के लिए लार्ज पॉजिटिव, ठीक है।